जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के हम और इस वक्त की बड़ी खबर दंतेवाड़ा से आ रही है, जहां पर नक्सलियों ने बड़ा हमला किया है जिसमें 11 जवान शहीद हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर देख पा रहे हैं, जहां एसपी ने इस घटना की पुष्टि की है। पिकअप में बैठे 10 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं एक ड्राइवर के भी शहीद होने की खबर सामने आ रही है। डीएफ और सीएफ के जवान इस दुर्घटना में शहीद हुए हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने घटना पर दुख जताया है। सीएम ने कहा है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर देख पा रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में 11 जवान शहीद हो गए हैं। सीएम बघेल ने जवानों की शहादत पर दुख जताया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बुधवार को नक्सली हमले में 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। ये जवान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी यूनिट के थे। इनके अलावा इनकी गाड़ी के ड्राइवर की भी हमले में मौत हो गई है। आपको बता दें, इनकी टीम बारिश में फंसे सुरक्षा बलों को रेस्क्यू करने जा रही थी। इसी दौरान नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट में पुलिसकर्मियों का वाहन उड़ा दिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं आप टीवी 27 न्यूज पर। हमला दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में अरनपुर समेली के बीच हुआ। सूत्रों के मुताबिक यहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसी मुठभेड़ के दौरान के काफिले पर हमला हुआ था। बीजापुर से कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर एक हफ्ते पहले नक्सलियों ने हमला भी किया था। सीएम भूपेश बघेल ने नक्सलियों को नहीं बख्शने का बयान दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमले पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा में सुरक्षा कर्मियों पर नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी हमले में 11 जवानों की मौत से हम दुखी हैं। उनके परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देख पा रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बुधवार को नक्सली हमले में 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। ये जवान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यूनिट के थे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम भूपेश बघेल से जानकारी ली है और साथ ही मदद का हाथ भी आगे बढ़ाया है। 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हुए हैं। और इसी पर अधिक जानकारी लेंगे गौरव तिवारी से, जो कि संवाददाता है दंतेवाड़ा से। नक्सलियों पर ने ये बड़ा हमला किया है जिसमें 11 जवान शहीद हो गए। क्या अधिक जानकारी देना चाहेंगे? जी मैं बता दूं, आज नक्सलियों के अरनपुर थाना क्षेत्र में होने की सूचना मिलने पर डीआरजी के जवानों को वहां के लिए रवाना किया, जिसके बाद जो है नक्सलियों के द्वारा आई करके डीआरजी के जवानों की पिकअप वाहन को उड़ा दिया गया, जिसमें अभी तक जो सूचना मिल रही है उसमें 10 जवान और एक ड्राइवर के शहीद होने की खबर आ रही है और अन्य भी कई जवानों के वहां से अनुपस्थित होने की खबर आ रही है। जी देखा जाए तो ये मुठभेड़ कैसे हुई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि नक्सलियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई थी जिसके कारण ये हुआ है। जी अरनपुर थाना क्षेत्र में बता दूं आपकी, आज नक्सलियों की होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद दंतेवाड़ा पुलिस के द्वारा वहां पर डीआरजी के जवानों को भेजा गया और वहां पर एक अभियान चलाया गया, जिसके बाद वहां पे अभियान के पश्चात जब जवान वापस आ रहे थे तो उन्हें फिर जो पिकअप वाहन से वापस आ रहे थे जवान, तो उनके वाहन को आईडी के द्वारा ब्लास्ट कर दिया गया, जिसमें सवार 10 जवानों की मौत हो गई और 10 जवान वहां शहीद हो गए। साथ ही एक ड्राइवर भी उनके साथ शहीद हो गया और कई वहां पे जवान जो है वहां से अभी अनुपस्थित भी पाए जा रहे हैं, जो कि लापता है। जी बताया जा रहा है पुलिस बारिश में फंसे सुरक्षा बलों को रेस्क्यू करने के लिए जा रहे थे। कुछ जवान जो है बारिश की वजह से, अभी मैं आपको बता दूं कि बस्तर का माहौल जो है, बस्तर में जो मौसम है पूरी तरह से अभी खराब देखने को मिल रहा है। हर जगह बारिश हो रही है और इसी बीच कुछ जवान जो है नक्सलियों के होने की सूचना पर गए हुए थे और उन जवानों को वापस रेस्क्यू कर निकालने के लिए अन्य जवान भी गए हुए थे। जब जवान वापस आ रहे थे तब नक्सलियों के द्वारा उनकी गाड़ी को ब्लास्ट कर दी गई
और उसमें जो है जवान शहीद हो गए। जी जी बिल्कुल, इस पर क्या अभी तक आधिकारिक पुष्टि हुई है? जी, जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि जो पिकअप वाहन में सवार जवान थे, तो इस पे भी पूरी तरह से ये पुष्टि नहीं की जा रही है कि कितने जवान उस गाड़ी पर सवार थे और कितने लोग पूरी तरह से शहीद हुए। अभी ये जवानों की खबर जो है निकलकर सामने आ रही है कि 10 जवान जो है शहीद हुए हैं और एक वाहन चालक जो है उस पर शहीद हुआ है। अन्य ऐसी कोई भी जो आधिकारिक पुष्टि जो है अभी तक नहीं की गई है। जी बताया जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह ने मदद का हाथ भी बढ़ाया है, उन्होंने जानकारी ली है सीएम भूपेश बघेल से इस पूरे मामले की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम भूपेश बघेल से संपर्क कर इस घटना की जानकारी ली और उन्होंने अपने जनों के लिए जो है मदद के लिए हाथ भी बढ़ाया। वही मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी और उन्होंने कहा कि मानो की आदत जो है खाली नहीं जाएगी, हम नक्सलियों से जल्द बदला लेंगे। जी क्या इस पूरी घटना में नक्सली भी घायल हुए हैं? अब इसकी जब जानकारी आएगी मैम निकल के सामने तभी आएगी जब आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी नक्सलियों और पुलिस के बीच में और अन्य मुठभेड़ भी हुई है। तो क्या नक्सलियों को क्या गोली लगी है या फिर नक्सली घायल है या फिर नक्सलियों की भी मौत हुई है, अभी तक जो जानकारी निकल के सामने आ रही है वह यह जानकारी आ रही है कि जवान वापस आ रहे थे दंतेवाड़ा की ओर और उसके बाद पिकअप सामने आईडी ब्लास्ट से ब्लास्ट हुआ और उसके बाद फिर वहां जो आईडी ब्लास्ट की वजह से 10 जवान शहीद हो गए और एक वाहन चालक भी शहीद हुआ है। जी बहुत धन्यवाद गौरव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ जुड़ गई हैं सुरुचि जी जो कि स्टेट हेड हैं। सुरुचि जी, ये बड़ा मामला सामने आ रहा है जहां पर दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने ये बड़ा हमला करा है जिसमें 11 जवान शहीद हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगी इस पर? देखिए, आप जानती हैं कि इलेक्शन नजदीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो ऐलान करती है, बीजेपी भी कुछ करती है। दिक्कत यह है कि नक्सली जो हमला होता है वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि अभी हो या फिर आने वाली हो उसके आधार पर जो है अपनी ये सारी मुठभेड़ करता है। मैं आपको एक्सक्लूसिव एक खबर दे दूं कि नक्सली जो 2 नक्सली हैं वो इसमें घायल हुए हैं। जो एक्सक्लूसिव खबर मेरे पास है, जो इनसाइड है, जो ये हमला हुआ है, ये हमला क्यों किया गया है, क्या इसका कारण है, ये अभी सामने नहीं आया है। जो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, अपने संवाददाता से वहां बने हुए हैं जीरो ग्राउंड पे, जो हमें बता सके कि ये घटना क्यों हुई है, इसके पीछे क्या कारण है। 2 नक्सली हैं जिनको लगी है, 11 लोग हैं जो सीआरपीएफ के जवान हैं जिसमें से एक ड्राइवर है और 10 जो हैं उन लोगों को चोट लगी है और जो चोट ही नहीं लगी है बल्कि जो मुठभेड़ में मारे गए हैं। तो अभी 11 लोगों की पुष्टि हुई है जिसमें से एक ड्राइवर है और 10 जो लोग हैं और 2 नक्सलियों के घायल होने की खबर आ रही है। अभी उनकी मौत की या उनके निधन की कोई पुष्टि नहीं हुई है और जैसे ही नक्सलियों से कोई एक पहला चीज आती है तो हम उसको ब्रेक करेंगे। जी बिल्कुल सुरुचि जी, बताया जा रहा है कि विधायक विक्रम मंडावी के काफिले के ऊपर भी हमला हुआ था 1 हफ्ते पहले नक्सलियों द्वारा और उनकी गाड़ी के ऊपर गोलियां लगी थी। जी लगातार नक्सली हमले जो हैं वो सक्रिय होते जा रहे हैं। जैसा कि आप जानती हैं कि अभी जो है इलेक्शंस जो हैं वो सर पर हैं और बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत चल रही है जिस पर उनकी प्रतिक्रिया आ रही है और अब वो थोड़े से एग्रेसिव हो चुके हैं। अपने कोड ऑफ कंडक्ट को हम कह सकते हैं, नक्सली जो हमले देखे जा रहे हैं अभी। लेकिन इस बार अभी क्यों हुआ, किस लिए हुआ, उसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। जैसी कोई चीज सामने आएगी हम आपको बताएंगे। जी आप हमारे साथ बने रहिए सुरुचि जी, हम आपके पास वापस लौटेंगे। आपको बता दें 2 साल पहले जवानों पर बीजीएल दागा था जिसमें 22 जवान भी शहीद हुए थे और अब आज 11 जवान शहीद हुए हैं। गौरव तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, यहाँ पर लगातार हम आपसे बने हुए हैं जहां पर ये बड़ी घटना सामने आई है, पिकअप में बैठे 10 जवान शहीद हो गए हैं। 3 अप्रैल 2021 को भी इस तरीके का कुछ मामला देखने को मिला था जहां पर 22 जवान शहीद हुए थे, क्या उससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं? लगातार नक्सली जो है अपने साथियों के आत्मसमर्पण और पुलिस के द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। लगातार नक्सली बैकफुट पे है, इससे बौखलाए हुए हैं और जिसकी वजह से नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं, जो कि आईडी ब्लास्ट कर रहे हैं और कई जगह जवानों पर हमला कर रहे हैं। पिछले कुछ समय पहले सुकमा और दंतेवाड़ा के बारे में मैं बता दूं आपको कि डीआरजी के जवानों को
जी नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर 3 जवान वहां पे भी डीआईजी के समाप्त हुए थे। तो जानों को इस प्रकार से जो हानि पहुंचाने का कार्य नक्सली कर रहे हैं, ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस लगातार बैकफुट पर रख रही है और नक्सलियों के जो कोर एरिया क्षेत्र में लगातार पुलिस जिस प्रकार से घुस रही है, तो इससे नक्सली बौखला गए। जी बिल्कुल, लेकिन नक्सलियों से लड़ना मुश्किल होता जा रहा है। पिछली जो मैंने अब यहाँ पर बात की 3 अप्रैल 2021 की, जहां पर 300 से 400 नक्सलियों ने यहाँ पर वार किया था और उसमें 22 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे और 35 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पुलिस इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? क्यों इनकी तादाद बढ़ती जा रही है और लगातार देखने को मिल रहे हैं ऐसे हमले? लगातार नक्सलियों को बैकफुट में रखने के लिए पुलिस अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है। बावजूद उसके नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए साल में कुछ ऐसी बड़ी दुर्घटना कर ही देते हैं जिससे कि उनकी उपस्थिति बरकरार रहे। क्योंकि अगर इस प्रकार की नक्सली वारदातें नहीं होगी तो पुलिस फ्रंट फुट पर आ जाएगी और नक्सलियों के बैकफुट पर जाने की पूरी संभावनाएं देखी जाएगी और इससे नक्सली जो है विलुप्त होते जाएंगे। तो ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए साल में एक बार कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम देते हैं जिससे कि उन्हें उपस्थिति नहीं रहे और पुलिस को वह अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। जी यहाँ पर क्या आधिकारिक पुष्टि हुई है अभी तक? जैसे कि मैंने एक बार फिर से आपसे पूछना चाह रही हूँ, अभी तक कोई अपडेट आया है इसके ऊपर? जी, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लगातार घटना की जानकारी दंतेवाड़ा तक के एसपी सिद्धार्थ तिवारी बकायदा ले रहे हैं और घटनास्थल की पूरी जानकारी ले रहे हैं और जैसे ही घटनास्थल की पूरी जानकारी उनको प्राप्त होगी वह तुरंत ही प्रेस विज्ञप्ति जारी कर या फिर सूचना देकर के इसकी आधिकारिक पुष्टि करेंगे। जी, ये बार बार जो अटैक हो रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे पूछा, तो इस सख्त कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे प्रशासन के द्वारा? प्रशासन के द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार प्रशासन के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि नक्सली जो है नक्सली क्षेत्र से समाप्त हो जाए, लेकिन प्रमुख कारण इसका यह भी है कि नक्सलियों का जो क्षेत्र है वो जंगल का क्षेत्र होता है और उससे नक्सली भली भांति वाकिफ होते हैं और इन क्षेत्रों में जो जवान होते हैं वो कुछ कुछ दिनों में गश्त पे गए हुए होते हैं। तो नक्सली उनके खिलाफ जो है आईडी और कुछ कई प्रकार की ऐसी बड़ी दुर्घटनाओं को अंजाम देने के लिए प्लान किए होते हैं। तो उसकी जानकारी जो है जवानों को नहीं होती और अधिकतर नक्सलियों का जो है जंगल में रहना होता है, इसकी वजह से जंगल पे भारी पड़ते हैं जवानों की अपेक्षा। और जवान अपनी पूरी प्रयास के बाद वहां तक पहुंच के नक्सलियों को जब चोट देते हैं या उनको मार गिराते हैं तो उनसे नक्सली और काफी नाराज होकर के ऐसी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। लगातार बाकी शासन प्रशासन नक्सलियों को बैकफुट पे ढकेलने के लिए, नक्सली खत्म करने के लिए पूरा प्रयास अपनी ओर से जारी रखे हुए। जी बिल्कुल, नंद कुमार पटेल जैसे कई ऐसे नेता हैं जो इस तरीके के हमलों में मारे गए हैं। अभी देखा गया कि विधायक विक्रम मंडावी के काफिले के ऊपर भी नक्सलियों ने जो है वार किया था और उनकी गाड़ी के ऊपर कई गोलियां लगी थी, लेकिन इसके बाद भी कोई सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे। क्या प्रशासन डरता नहीं है इन सब चीजों से? प्रशासन नक्सलियों को बैकफुट में रखने के लिए और नक्सली जो है इस क्षेत्र से जो दक्षिण पूर्व से नक्सली खत्म करने का पूरा प्रयास करे प्रशासन, बावजूद उसकी नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अपना पूरा प्रयास रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कुछ दिनों पहले जो है बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पे नक्सलियों के द्वारा जो हमला किया गया था, नक्सलियों ने स्वीकारा है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि किसी राजनेता के ऊपर हमला नहीं कर रहे थे। वो हमारा जो आईडी ब्लास्ट का जो प्लान था, हमने पुलिस की गाड़ी या अन्य किसी वाहनों को ब्लास्ट करने के प्लान से उसको ब्लास्ट किया। हमारा टारगेट विधायक नहीं था, जिसकी जानकारी उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पर्चा जो जारी करके उसकी जानकारी नक्सलियों के द्वारा दी गई कि विक्रम मंडावी के काफिले पर उनको हमला नहीं करना था, वह अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। जी बिल्कुल, देखा जाए तो यहाँ पर सारी रणनीतियां जो है फेल होते हुए दिखाई दे रही है। पहले बीजेपी का राज था, रमन सिंह की सरकार थी, वहां पर भी फेल होती हुई रणनीतियां दिखाई दी नक्सलियों की और अब फिर से वही देखने को मिल रहा है। मैं बता दूं आपको कि दक्षिण बस्तर का जो क्षेत्र है, जो जिस क्षेत्र पर अब नक्सली बसे हुए हैं, वह कोंटा के अंदरूनी क्षेत्रों में सुकमा जिला के क्षेत्र, वहीं नारायण बीजापुर और दंतेवाड़ा बीजापुर और सुकमा का जो अंतिम छोर है उस क्षेत्र पर नक्सली अब लगभग समझ गए हैं। और क्षेत्र पर क्षेत्र है जहाँ पर जंगल काफी होने की वजह से नक्सली जंगलों के ऊपर भारी होते हैं, क्योंकि नक्सलियों का ही वहां रहना होता है और जवान जो है गश्त पर जाते हैं वो अपनी ड्यूटी के हिसाब से वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन नक्सलियों का रोज रहना होता है। अपने हिसाब से जवानों के लिए इस प्रकार की आईडी प्लान करते हैं और इस प्रकार से बड़ी दुर्घटना को अंजाम देते हैं। इसके लिए सरकार, पुलिस प्रशासन अपनी पूरी शक्ति लगाई हुई है कि किसी प्रकार से भी नक्सली समस्या को जो है कि बस्तर से खत्म की जा सके। लगातार प्रयास जा रहा है। आपको बता दूं कि भाजपा गवर्नमेंट में भी
ऐसा नहीं था कि नक्सलियों के लिए भाजपा की सरकार या फिर कांग्रेस की सरकार नक्सलियों को लेकर हल्के में थी। छत्तीसगढ़ में जो भी सरकार रही है आज तक, कभी नक्सलियों को लेकर के कभी मुरव्वत नहीं दी है। सरकारें कोई भी हो, नक्सलियों को बैकफुट में रखने के लिए पुलिस प्रशासन को भरपूर सुविधाएं दी जाती है और पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी सुविधाएं दी जाती है। लेकिन लगातार जो मैं बता दूं आपको, नक्सलियों का जो है वह क्षेत्र माना जाता है और जंगली क्षेत्रों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ना थोड़ा सा पुलिस के लिए कठिन सा होता जा रहा है। जी बिल्कुल कठिन सा तो बिल्कुल होता जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो नक्सली पहले आते हैं, वार करते हैं, फिर पड़ोसी क्षेत्र में जाके छुप जाते हैं, जैसे कि उड़ीसा में छुप जाते हैं और भी कहीं छुप जाते हैं, और जैसे ही वो तैयार होते हैं तो वापस आकर यहाँ पर वार करते हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में दिक्कत समझ में आ रही है। इन लोगों का कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से लगातार हमले को देखने मिल रहे हैं। जी, ये आपका कहना बिल्कुल पूरी तरह से मैं इसमें सहमति नहीं पाऊंगा। बात ये है कि लगातार जो सुकमा जिले का बाड़ा और दंतेवाड़ा और जो नारायण बीजापुर का क्षेत्र है वो दूसरे राज्यों से भी लगा हुआ है, जिसके कारण नक्सलियों को आसानी से मौका मिल जाता है कि वो बड़ी घटना को अंजाम देकर के दूसरे राज्य में चले जाते हैं। लेकिन जो आज की जो वस्तु स्थिति है दक्षिण बस्तर की, यह है कि पहले जो है सुकमा के आसपास क्षेत्रों में भी नक्सली कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देते थे, लेकिन लगातार पुलिस प्रशासन के अथक प्रयास से ऐसा हो गया है कि सुकमा जिले के भी दूरस्थ क्षेत्रों में, जहां पर बिल्कुल जंगल का क्षेत्र है, तो सिर्फ वहां पर जंगल की वजह से ही नक्सली रुक पाए। बाकी मैदानी इलाकों से अब नक्सली सुकमा जिले और दंतेवाड़ा जिले से भी अब खुद पर जा चुके हैं। जी देखा जाए तो बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं नक्सलियों के कैंपेन भी चल रहे हैं। कैंपेन की जो जानकारी होती है, जैसे ही पुलिस प्रशासन को अगर नक्सलियों के कैंपेन की जानकारी होती है, थोड़ा भी कुछ हिंट होता है, तो पुलिस प्रशासन के द्वारा नक्सलियों पर अटैक किए जाते हैं और उनके ऊपर हमले करके नक्सलियों को वहां से भगाया जाता है, अगर थोड़ी भी जानकारी होती है। और लगातार जो है जंगली क्षेत्रों में पुलिस के नए कैंप बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से नक्सली और भी बौखलाए हुए हैं कि उनके कार्य क्षेत्र पे भी अब पुलिस पहुंच चुकी है। तो लगभग अब जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि बहुत जल्द अब नक्सली समस्या खत्म हो जाएगी, तो शायद यह दिन दूर नहीं कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार और भूपेश बघेल और पुलिस। जी बिल्कुल गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए। आप हमारे साथ जुड़ गए हैं आशीष तिवारी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने ये बड़ा हमला किया, जिसमें 11 जवान शहीद हो गए। लगातार देखने को मिल रहे हैं नक्सलियों की तरफ से ये हमले सामने आ रहे हैं। पिछले हफ्ते विधायक के ऊपर भी यहाँ पर वार हुआ था। क्या कहना चाहेंगे इस पर, किस तरीके से देखते हैं इस हमले को? जी रूपाली, देखिए कि नक्सली काफी दिनों से दंतेवाड़ा जिले में खामोश थे और एक सोची समझी साजिश के तहत एक सल्ट में थे। आज सुबह जब ये जवान डीआरजी के जो जवान हैं, ये जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर अरणपुर थाना के आसपास सर्चिंग कर रहे थे, तभी आईईडी ब्लास्ट करके ये वारदात को नक्सलियों ने अंजाम दिया है। और इस घटना के बाद एक बार फिर से साबित कर दिया नक्सलियों ने कि गर्मी का जो दिन होता है, खासतौर पर अप्रैल और मई का महीना जो होता है, वो सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है नक्सली हमलों के हिसाब से। और नक्सली जो है अपनी मौजूदगी एक बार फिर से दंतेवाड़ा जिला में साबित की है। जी, कब कब ये बड़े हमले देखने को मिले हैं वहां पर? देखा जाए तो लगातार नक्सलियों के द्वारा हमले जारी हैं। 3 अप्रैल 2021 को भी इस तरीके का हमला हुआ था, जहां पर 35 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और कई जवान शहीद हुए थे। रूपाली, अगर हम पिछले 10-15 सालों का इतिहास देखें तो अप्रैल, मई, जून का जो महीना होता है, जब जंगलों में पतझड़ और नए मौसम होता है, तब जो है नक्सली कई बड़ी वारदात को अंजाम देते आए हैं। और इस लिहाज से एक आपसी समझाइश भी होती है कि इन महीनों में जब सर्चिंग में निकला जाए तो काफी एहतियात बरता जाए। लेकिन एक बार फिर से नक्सली अपने नापाक मंसूबों पर कामयाब हुए हैं और इस वारदात को अंजाम दिए हैं। फिलहाल मौके पर 4 से 5 एम्बुलेंस रवाना कर दिया गया है और वहां से जवानों को रेस्क्यू करके जिला अस्पताल लाने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा जो है जो शहीद जवान हैं, उनकी भी पार्थिव शरीर को जिला मुख्यालय लाया जा रहा है। और
आला कमान में भी यहाँ पर जिला मुख्य राजधानी स्तर पर भी कई बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी अभी बातचीत की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है। जी बिल्कुल, अगर बात करें कि गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम भूपेश बघेल से जानकारी ली और मदद का हाथ भी बटाया है, लेकिन हमेशा इस तरीके से होता है जब केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार की तरफ मदद का हाथ बढ़ाती है, लेकिन कुछ तालमेल नहीं बैठ पाता और इसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकल पाता। इस तरह की जब परिस्थितियां निर्मित होती है रूपाली, कई बार चूंकि यहाँ पर केंद्रीय कई बल कार्य कर रहे हैं, कई पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके अलावा जिला पुलिस बल है, डीआरजी है, तो इसमें कई बार उस तरह की कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती जिस तरह से जरूरत होती है, इसलिए घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो पैरामिलिट्री फोर्स है, पुलिस फोर्स है और डीआरजी के जवान है, तमाम जो फोर्स वहां पे काम कर रहे हैं, आपस में कुशलता पूर्वक कोऑर्डिनेशन के तहत काम कर रहे थे। और आप देखेंगे कि पिछले कुछ 1-2 सालों में नक्सली घटनाओं में काफी कमी भी आई थी, लेकिन इन कमी को एक तरह से मान के चला जा रहा था कि नक्सली अब अपने आखिरी उसमें हैं, खत्म हो गए हैं। लेकिन ये एक बार फिर से नक्सलियों ने गलत साबित किया है और अपनी स्थिति को एक बार, अपनी वजूद को फिर से एक बार वहां पे बहुत ही खतरनाक तरीके से स्थापित किया है। जी बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री ने जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल से कहा है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मदद की बात कही है, तो किस तरीके की मदद की बात की गई है यहाँ पर, क्या क्या मदद शामिल होंगी उसमें? जी, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तेवर होता है वो बेहद सुलझे हुए और आक्रामक माने जाते हैं, और उनके आने के बाद से केंद्रीय कमान में कई राज्यों में नक्सल जो समस्या है या नक्सलियों की हिंसा का जो अनुपात वो काफी कम हुआ था, एक उनके सफलता के तौर पर देखा जाता है। और हो सकता है कि अभी मुख्यमंत्री से अभी तो फिलहाल उन्होंने इस पूरी घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली है, और उसके बाद उन दोनों नेताओं के बीच में किस तरह की बातचीत हुई है, किस तरह के मदद का भरोसा दिया, ये अभी सामने नहीं आ पाया है रूपाली जी। देखा जाए तो माओवादियों ने एक वाहन को बम से उड़ाया और 11 जवान यहाँ पर शहीद हुए हैं, कितनी बड़ी क्षति है ये? जी, ये बहुत बड़ी क्षति है, और नक्सली इस इलाके में इसी तरह की वारदात करने के लिए जाने जाते हैं रूपाली की। ये कई सड़कों पर आईईडी का बहुत पहले से प्लांट करके रखते हैं, और जैसे ही मौका मिलता है और जवानों को ट्रैप करके इन सड़कों पर लाया जाता है। कई छोटी मोटी खबर फैलाई जाती है कि इस इलाके में नक्सलियों का मूवमेंट देखा गया है या नक्सली, और जवान उस रास्ते पर जब पहुंचते हैं तब ये आईडी ब्लास्ट कर दिया जाता है। बताया जा रहा है कि आईडी ब्लास्ट के बाद कुछ फायरिंग भी हुई है, मौके पर नक्सलियों ने फायरिंग भी की है और जवानों को निशाना बनाया है। हालांकि डीआरजी के जो जवान थे मौके पर, इतनी बड़ी वारदात के बाद फिर से उन्होंने मोर्चा संभाला और नक्सलियों को पैर पीछे करने पे मजबूर किया। जी बिल्कुल, देखा जाए तो लगातार हमले देखने को मिल रहे हैं और आज ये इतना बड़ा हमला भी सामने आया 3 अप्रैल 2021 के बाद से, तो क्या बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा इस बार? अब हाई लेवल पर मीटिंगें जारी हैं, और चूंकि दंतेवाड़ा में मतलब कि पिछले कुछ समय से जवानों ने काफी डोमिनेशन स्थापित किया था और बड़े इलाके में शांति स्थापित करने में कामयाबी मिली थी। ऐसे में दंतेवाड़ा जिला में एक बार फिर से बड़ी वारदात होना एक चिंता का विषय है, और जरूर यहाँ पर एक बार फिर से फोर्स का डोमिनेशन जरूर बढ़ेगा रूपाली, ये जरूर आगे फैसला लेने के बाद समझ में आएगा। जी बिल्कुल, एक सवाल और लेना चाहूंगी, जहां पर एक हफ्ते पहले ही विधायक विक्रम मंडावी के काफिले के ऊपर हमला हुआ था, तो क्या ये प्रशासन की गलती है कि एक हफ्ते पहले इतना बड़ा हमला हुआ और आज ये बड़ा हमला हुआ, तो क्या और ध्यान देना चाहिए था? अब ये इलाका कहा जाता है, जैसे हमने पहली बातचीत में बताई कि ये जो पूरा महीना होता है अप्रैल मई जून का, इसमें सतर्कता बरती जाती है और इसके निर्देश भी जारी होते हैं, और कहीं भी सर्चिंग में जाने से पहले रोड ओपनिंग पार्टी निकलती है, रोड ओपनिंग पार्टी के बाद ही जवानों का वाहन वहां से गुजरता है। तो किस तरह की चूक कहीं पर हुई है तो जांच का विषय है, क्योंकि काफी दुर्गम इलाका है जहां पर वारदात हुई है, और ये इलाका काफी बदनाम भी रहा है पहली भी घटनाओं के लिए। ऐसे में अभी कुछ भी कहना, चूक की बात कहना जल्दबाजी होगी रूपाली। जी बिल्कुल, सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि बड़ी कार्रवाई होगी नक्सलियों के ऊपर।
जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किस लगातार तरीके की बड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं? जी, उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाओं को लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले हिंसा के पैरोकारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये एक लोकतांत्रिक एक मुख्यमंत्री का बयान है रूपाली। उसके बाद क्या घटनाएं होती है, किस तरह के एक्शन लिए जाते हैं, वहां पर क्या रणनीति बनती है, ये आगे की बात होगी। अभी कुछ भी कहना इस बारे में जल्दबाजी होगी। जी जी, एसपी ने इस घटना की पुष्टि की है अब तक? पुष्टि कर दी है और जैसे कि हम शहीद जवानों का नाम जो है अभी स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं, ये पुलिस विभाग से आए हुए नाम हैं और ये जो जवान हैं आज देश की सुरक्षा करते हुए अपने सर्वोच्च बलिदान देकर शहीद शहादत को प्राप्त किए हैं। रूपाली जी जी, आप हमारे साथ बने रहिए आशीष। अब हम सीधे चलते हैं हमारे रिपोर्टर के पास। जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं जहां पर हम लगातार आपसे बातचीत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जो ये बड़ा कांड हुआ है, जहां पर 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। जी, अब हमारे साथ महेश गागड़ा पूर्व मंत्री जुड़ गए। महेश जी, बहुत स्वागत करते हैं टीवी 27 न्यूज पे। यहाँ पर देखने को मिला है दंतेवाड़ा में नक्सलियों के ने एक बड़ा हमला किया जिसमें 11 जवान शहीद हो गए। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? रूपाला जी, अभी जो घटना हुआ है निश्चित तो दुखद घटना है और सरकार के जो नाकामी है उसके कारण हुआ है। निश्चित तो जवानों को मैं सराहना देता हूँ जो दुखद घटना हुआ है, तो घटना की निंदा करता हूँ। जी जी महेश जी, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि ये जो हमले हैं वो होते जा रहे हैं। किसकी गलती मान रहे हैं आप इसमें? सरकार की गलती माना जाए पूरी तरह सरकार का इसमें कोई ध्यान नहीं है। सरकार की चिंता सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग में और कमीशन में रह गया है। अभी कुछ दिन पहले नक्सली पर्चा जारी होता है कि हमारे टारगेट पे कोई राजनेता नहीं थे, पुलिस के जवान थे। जी उसके बाद तो 5 दिन बाद बड़ा घटना होता है, तो इसका सीधा मतलब है तो इनका जो सरकार का जो सूचना तंत्र है, सरकार का जो सिस्टम है, सरकार का जो तंत्र है पूरा फेल है। सिर्फ अपने पोस्टिंग ट्रांसफर में लगे हुए हैं। जी, लेकिन यहाँ बात करेंगे महेश जी, जहां पर ये घटना 2013 में जिरम घाटी में हुई थी, जहां पर कांग्रेस की पूरी लीडरशिप ही खत्म हो गई थी, जब सरकार तो बीजेपी की थी। तब क्या भाजपा की गलती नहीं थी? उसको आप जी आपके अगर मैं राजनीतिक बयान देने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन आज जो घटना वो बड़ा दुखद घटना है। अरे जो महीना होता है नस्लियों का टीओसी का चलता है जी, और इस समय निश्चित तौर पर सरकार के जो तंत्र है, पुलिस के लोगों को सक्रिय रहना चाहिए रहता है जी। और कुछ दिन पहले नस्ली पर्चा जारी करता है, इस समय हमारे टारगेट पे पुलिस के जवान है। जी जी, आप नक्सली, इसका मतलब खुलेआम तौर पर आपको चैलेंज कर रहे हैं, नक्सली उनको खुलेआम युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, उसके बाद इतना बड़ा घटना करते हैं। इसका मतलब कि सरकार ने कुछ किया नहीं है जी। नस्ली ने पर्चा जारी करने के बाद घटना करके अपना अंजाम दे देते हैं और सरकार के धरे रह जाते हैं। तो 5 दिन पहले जो नस्ली ने पर्चा जारी किया, सरकार ने क्या किया, बड़ा सवाल है। ये राजनीति करने का समय नहीं है। ये पुलिस की जो तंत्र है और आजकल के समय में ड्रोन हमले से लेकर डिजिटल में बहुत से तकनीकी चीज में साथ आ गया है, आपने कोई उपयोग क्यों नहीं किया? जी महेश जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि जिरम घाटी में जो कांड हुआ था 2013 में, उसकी अभी तक रिपोर्ट जारी क्यों नहीं की गई है? देखिए, सरकार जब भारतीय जनता पार्टी के थे, भूपेश जी बोलते थे कि उनकी जेब में सबूत है। आज 5 साल पूरे होने जा रहे हैं जी, उनके सबूत ने पेश नहीं किया और न कोई गिरफ्तारी तक कर पाए। तो और एक पूरे बस्तर की जनता और बस्तर के लोग और राजनीतिक रूप से और बहुत से जो लोग थे जिनको आरोप लगाते हैं, आज उन सरकार में राज कर रहे हैं और सरकार कुछ कर नहीं पाई है, धरे गए हैं। और जहाँ पे उनको स्मारक बनाते, स्मारक में इतना भ्रष्टाचार है कि टाइल सर्विस गिरने लग गए हैं। जी मैं फिर से बात करूंगी जिरम घाटी की, जहां पर कांग्रेस के 3 बड़े नेता शहीद हुए थे और ये भी कहा गया है, आरोप लगाए गए हैं कि उसमें भाजपा का कहीं ना कहीं हाथ था। सरकार बने हुए 5 साल हो गए, मुख्यमंत्री है कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार धरे क्यों बैठी है? जी, सरकार तो उनकी है ना, आरोप तो लगा दिए थे आप, जिसमें विपक्ष में थे आप, आज तो सरकार में है, वो रोका कौन है? आप केंद्र सरकार से क्या मांग करेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री और यहाँ के मंत्री जाके गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से मिल के आते हैं, फोर्स मिल रहे हैं और लगातार फोर्स और कैंप बैठ रहा है। तो उस फोर्स कैंप बैठने से हो क्या रहा है? आप उस फोर्स का उपयोग क्या कर रहे हैं? ये तमाम चीज है, केंद्र सरकार लगातार करते आई रहेगी। जो भी आप हमसे सहयोग मांगे, सहयोग दिया जाएगा।
सहयोग में कोई कमी नहीं होगा और लगातार सहयोग तो मिल भी रहा है। उसको उस सहयोग का, उस फोर्स का, उस हथियार का उपयोग क्या कर रहे हैं, उस तकनीक का उपयोग क्या कर रहे हैं? सीधा सीधा आप सरकार से, केंद्र सरकार से आप सहयोग ले रहे हैं और यहाँ पे आप धरे पे धरे रह गए हैं। आप सिर्फ कमीशन पे चिंता है और न जवान को चिंता है, ना यहाँ आदिवासियों की चिंता है। जी बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना मदद का हाथ भी बढ़ाया है और सीएम भूपेश बघेल से जानकारी भी ली है। तो क्या सीआरपीएफ के और जवान भेजे जाएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री का मामला है, दो सरकार के बीच मामला है। मेरा तो स्पष्ट कहना है कि जो भी सहयोग मिल रहा है, चाहे जवान के रूप में मिल रहा है, चाहे हथियार के रूप में मिल रहा है, उसका सदुपयोग होना चाहिए, उसका सही उपयोग होना चाहिए। ना कि फोर्स बढ़ा के आप उनको चुपचाप रहने दीजिए, उनको गश्त मत कराइएगा, उनको आरोपी मत भेजिएगा, उनको कुछ चीज मत कराइएगा, आप धरे धरे उनको बिठा के रखिएगा, तो ये काम नहीं चलेगा। आप उनको अगर जवान ले रहे हैं, सहयोग ले रहे हैं, तो सहयोग को बढ़ाइए आप। जी, लेकिन बात की जाए तो जहां पर रणनीतियां सारी यहाँ पर फेल होती हुई नजर आ रही, बीजेपी की सरकार में भी यही हुआ और अब कांग्रेस की सरकार में ये भी हो रहा है। तो क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई तालमेल नहीं है? क्या लगता है आपको? देखिए, ग्राम स्तर पर जो चीज होता है उसमें राज्य सरकार को अमल करना होता है। केंद्र सरकार चाहे जिस की सरकार रहे, वो सिर्फ तो सहयोग ही देगी, वहाँ पे आपको सहयोग उपलब्ध कराएगी। उस सहयोग का आप कितना उपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, किस तरह से आप कर रहे हैं, वो आपका मामला है और राज्य सरकार का मामला है। तो राज्य सरकार इसमें फेल नजर आती है और कोई रणनीति या नीति इस पे दिखता है। जी, लेकिन बिल्कुल बात की जाए तो क्या माना जाए, अगर भाजपा की सरकार होती, पहले भी थी जैसे कि भाजपा की सरकार, तो आप यहाँ पर पूरा जो इल्जाम है वो सीएम भूपेश बघेल सरकार के ऊपर ही मढ़ रहे हैं। तो आपका क्या कहना, अगर बीजेपी की सरकार होती तो इस तरीके को तकलीफ नहीं होती? इसमें जो सरकार है, जो घटना हुआ है, नक्सली ने जो पर्चा जारी किया था, पर्चा के बाद इनके तंत्र मुखिया क्या कर रहे थे, जो नक्सली ने पर्चा जारी किया कि हमारे निदान में पुलिस के जवान है, तो जो मूवमेंट हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, उस पे सरकार का क्या रणनीति है, सरकार ने क्या निर्देश दिया था, इस पे बात होनी चाहिए। ना कि आज मैं राजनीति करने के लिए बैठा हुआ या फिर चैनल में कोई विषय भी नहीं होना चाहिए कि आज कोई इतना बड़ा घटना के बाद के भाजपा सरकार ने क्या किया, आज कांग्रेस क्या कर रहा है। आपके रणनीति पे कहाँ पे चूक हो गई जी, आपने क्या है? तो तमाम जो चीजें हैं, कांग्रेस का फेलवर है, सरकार फेलवर है। यहाँ पे आज अपने सरकार के आपसी गुटबाजी, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री में कोई तालमेल नहीं है, सरकार में कोई तालमेल नहीं है। इस पे बात होनी चाहिए। जवान यहाँ पे शहीद हो रहे हैं, आप तो बार बार धीरम पे कांग्रेस पर ले जाकर टिका रहे हैं, भाजपा पर टिका रहे हैं। अब जिम्मेदार न्यूज चैनल से बात कर रहे हैं। आज तत्कालीन घटना हुआ है, शहीद जवानों को लाशों को वहां से उठाया नहीं गया है और एक को मुझे नहीं लगता कि राजनीति करने का विषय इस समय। जी बिल्कुल, क्या चीजें करना चाहिए सरकार को जिस तरीके से इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने ना आए? कहाँ गलती रह गई प्रशासन की? देखिए, आजकल डिजिटल में तमाम चीजें जो तकनीकी रूप से सक्षम इंटेलिजेंसी है या ड्रोन है, तमाम चीजें ग्राउंड लेवल पे आपको जो इंटेलिजेंस मिलता है, तमाम चीजें इंटेलिजेंस में जो खर्च हो रहा है वो कहाँ पे खर्च हो रहा है? क्या पता चल रहा है कि मंत्री और अधिकारी यस तो नहीं कर रहे हैं इंटेलिजेंस पैसा? आप इंटेलिजेंस जो खर्च आता है उस पर नीचे कीजिए ना, फिर सूचना क्यों नहीं मिल रहा है आपको? बिल्कुल सूचना मिल रहा है, बाकी जो नक्सली का खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं उस पर आप उसमें अमल क्या कर रहे हैं? उस पर आप रणनीति क्या बना रहे हैं? आपने योजना क्या बनाया था? 5 दिन पहले मैंने कहा नक्सली ने पर्चा जारी किया था, हमारे निशाने पे पुलिस के जवान है, और उसके बाद 5 दिन बाद घटना हो जाता है। इसका मतलब नक्सली पर्चा जारी होने के बाद सरकार और पुलिस के तंत्र कोई कार्य नहीं बनाया था, ना किसी तरह से कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुआ था। इस कारण बड़ी घटना किया। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद महेश कागड़ा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक बैज जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सांसद हैं बस्तर से। बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। 11 जवान शहीद हो गए, किस तरीके से देखते हैं इसको? हमारे लिए बड़ा क्षति है कि 11 जवान शहीद हुए हैं। हम लोगों को कतई भी उम्मीद नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं वो एक तो अरनपुर जो एरिया, जो घटना हुआ अरनपुर एरिया है, जिला मुख्यालय से काफी दूरी पे स्थित है और वो एरिया लगातार एक समय में नक्सलियों कब्जे में रहा। लेकिन वर्तमान स्थिति वहाँ कैंप और थाने बनने की वजह से तो वहाँ लगभग उस एरिया को अभी क्लीन किया जा रहा था, लेकिन फिर भी जंगल और पहाड़ी एरिया होने की वजह से नक्सली मूवमेंट का कहीं न कहीं फोर्स को पता था। इस वजह से फोर्स ने उनकी ओर बढ़ रहे थे और सर्चिंग भी हुआ। सर्चिंग के वापसी के दौरान ये घटना को अंजाम दिया गया। आईडी ब्लास्ट कर हमारी गाड़ी को, जवानों की गाड़ी को उड़ाया गया। तो कहीं ना कहीं इससे बड़ा क्षति हुई है। मैं समझता हूँ कि ये जो मौसम होता है, गर्मी का जो सीजन होता है, ये नक्सलियों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए क्योंकि गर्मी के समय में हमारे गांव के आदिवासी जंगल में ज्यादा मूवमेंट करते हैं। वो तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए, टोरा, महुआ, इमली के लिए गांव में जाते हैं।
इसी का फायदा नक्सली उठाते हैं और उसको फोर्स को कहीं ना कहीं इसका नुकसान होता है। और वास्तव में जिस तरह से लगातार नक्सली एक सीमित एरिया में सीमित होते जा रहे हैं, उसी का बौखलाहट है और लगातार सरेंडर करते जा रहे हैं। बहुत उनके टॉप लीडर एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसी की बौखलाहट है। अपना उपस्थिति दर्ज करने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो इस घटना को देने में कहीं ना कहीं नक्सलियों का मंसूबा में, वो नक्सली इसके मंसूबे में कामयाब हुए हैं और हमारी जवानों को बड़ा क्षति हुई है। जी बिल्कुल, पर दीपक जी किसकी गलती मान रहे हैं आप इसमें? क्योंकि इस इसमें तरीके की गलती घटना किसी की लगातार मानना देखने को मिल रही है। 3 अप्रैल को भी, 3 देखिए, अप्रैल 2021 को भी इस तरीके की घटना देखने को मिली, जहां पर 22 जवान शहीद हुए, 35 जवान घायल हुए, और अब फिर से ये घटना। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन देखिए वास्तव में अगर ये पहले घटनाएं हर महीने एक बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, लेकिन अभी साल में 1 से 2 बड़ी घटनाएं हो रही है। लेकिन घटना तो घटना है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, इसमें इंकार नहीं कर सकते। लेकिन कहीं न कहीं देखिए अंदर एरिया में हम लोग को फोर्सेस का सीधा निर्देश रहता है कि हम पैदल मूवमेंट चले जाएं या मोटरसाइकिल में जाएं, अगर घटना भी होती तो ज्यादा क्षति ना हो। लेकिन इस तरह से 4 चक्के में जाना कहीं न कहीं हम लोग के लिए भी शायद हो सका, चूक हो सकता है। इसी का फायदा नक्सलियों ने उठा लिया है। जी, सरकार नक्सलियों को खत्म करने के लिए इतनी नाकाब क्यों है? देखिए, सरकार कहीं भी नाकाम नहीं है, बल्कि सरकार को बड़ा कामयाबी मिला, इसलिए मिला कि 4 साल में हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर आप पूरे देखेंगे, पूरे प्रदेश और बस्तर में कहीं पे भी 1-2 केस को देखकर कहीं पे भी फर्जी एनकाउंटर नहीं हुआ है। एनकाउंटर हुआ है, नक्सली के टॉप लीडर मारे गए। कहीं निर्दोष आदिवासियों को फर्जी तरीके से जेल में बंद करना, फर्जी तरह से एनकाउंटर करना हमारी सरकार में नहीं हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, बड़ी घटनाएं, मैं तो पिछले 15 साल का रिकॉर्ड उठा के देख ले, हर महीने बड़ी घटनाएं होती थी। इस समय हर महीने नहीं हो रही बड़ी घटनाएं, साल में 1 से 2 घटनाएं हो रही है, इंकार नहीं कर सकते, लेकिन घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सरकार लगातार सतर्कता समीक्षा बैठक कर रही है, लगातार निर्देश देते हैं कि फोर्सेस को भी, हमारे जनप्रतिनिधियों को भी, हम अंदरूनी क्षेत्रों में जाए, अतिरिक्त सावधानी बरते, तो कहीं न कहीं हो सके हमारी सावधानी में कहीं न कहीं थोड़ी चूक हुई हो, उसी का फायदा नक्सलियों ने उठा लिया है। जी बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री जो है अमित शाह, उन्होंने अपनी मदद का हाथ भी उठाया और सीएम भूपेश बघेल से बात भी की है। किस तरीके की मदद लेगी सरकार? देखिए, ये तो नक्सली कोई छोटा मोटा अभियान नहीं है और ये एक स्टेट में नहीं है। इधर आप देखेंगे तेलंगाना कुछ सटा हुआ एरिया भी देखेंगे, उड़ीसा कुछ सटा हुआ एरिया देखेंगे, इधर गढ़चिलौरी महाराष्ट्र देखेंगे और छत्तीसगढ़ कुछ उड़ीसा का, ये 3-4 स्टेटों का, कुछ झारखंड में भी, ये 4-5 स्टेटों का एक कंबाइंड ऑपरेशन होना चाहिए। ये ऑपरेशन सिर्फ एक स्टेट नहीं कर सकता, बिना सेंट्रल के मदद से, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंबाइंड से बातचीत के जरिए ही ये बड़ा ऑपरेशन चलाया जा सकता है। और लगातार ऑपरेशन चल भी रही थी, लगातार सर्चिंग चल रही थी, लेकिन कहीं न कोई चुपके अगर वार कर रहा है तो वो कहीं न कहीं हम लोग के लिए ज्यादा नुकसानदायक है। तो वो नुकसान हम लोग को, हमारी जवानों को अभी इस घटना में उठाना पड़ा है। जी बिल्कुल, बात करें तो अभी 1 हफ्ते पहले विक्रम मंडावी के गाड़ी के ऊपर भी इस तरीके का वार हुआ, जहां पर उनको तो नहीं, उनके काफिले को तो नहीं, लेकिन उनकी गाड़ी के ऊपर जरूर गोलियां लग गई हैं। उसके बाद भी क्या सीख नहीं मिल पाई प्रशासन को? नहीं, इसके बाद भी लगातार सतर्कता बरतने की फोर्स के जवानों को, हम लोग को लगातार निर्देश रहते हैं। पर ये सर किस तरीके की सतर्कता, जो आप बात कर रहे हैं सतर्कता की, तो किस तरीके की बरती गई? क्योंकि 11 लोग शहीद हो गए हैं, 10 जवान और एक उनके साथ जो ड्राइवर था वो शहीद हुआ है, टोटल 11 लोग शहीद हुए हैं। अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ इस बात को। दीपक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? दीपक जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन कई सवालों के जवाब दीपक जी ने दिए हैं जो कि सरकार की तरफ से हैं। उनका ये कहना है कि नक्सलियों के खिलाफ लगातार जो है जारी है, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है, लेकिन उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं घटना को कहीं ना कहीं अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें बड़ी खबर, जहां पर 2 ट्रेनें भी अब रद्द हो गई है। बस्तर में किरुंदल विशाखापट्टनम पैसेंजर और नाइट एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ये दोनों यात्री ट्रेनें आज दंतेवाड़ा से आगे किरुंदल नहीं जाएंगी। हालांकि किरुंदल से लौ अयस्क लेकर विशाखापट्टनम तक मालगाड़ियों की आवाजाही बरकरार रहेगी। आपको बताते हैं नक्सलियों का हमले के लिए कैंपेन चल रहा था। और अब गौरव तिवारी के पास एक बार फिर चलेंगे हम। गौरव, यहाँ पर खबर आ रही है जहाँ पे 2 ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है, क्या अधिक जानकारी? गौरव जी, जो खबर आ रही है वो यह आ रही है कि ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है, क्योंकि नक्सलियों का जो TCOC का जो कार्यक्रम चल रहा है, इस दौरान नक्सली कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं
और जो विशाखापट्टनम और किरंदुल का जो मार्ग है उसमें भी कई ऐसे जगह से रेल मार्ग होकर गुजरी है जो कि काफी बीहड़ क्षेत्र और काफी जंगली रास्ता है। तो उस क्षेत्र पे भी कुछ बड़ी घटना को अंजाम न दे देना, इसलिए इस चीज को सावधानी में रखते हुए रेल को रद्द की गई है। और वहीं ये भी सुनने को मिल रहा है कि जो दंतेवाड़ा एसपी है सिद्धार्थ तिवारी अपने दल बल के साथ घटना स्थल पर भी, जहां पे जवानों को आईडी ब्लास्ट करके उड़ाया गया और 10 जवान जहां शहीद हुए, वहां पर घटना स्थल पर के लिए खुद दंतेवाड़ा एसपी सिद्धार्थ तिवारी निकल चुके हैं। जी बिल्कुल। अभी जैसे हमने बात की जहां पर दुर्घटना में कई लोग यहां पर शहीद हुए, डीएफ और सीएफ के जवान इस दुर्घटना में शहीद हुए, इनके परिवारों का क्या हाल है? जैसे ही जवानों के शहीद होने की घटना की जानकारी परिवार वालों को मिलती है, आमतौर पर परिवार का तो बहुत बेहाल स्थिति काफी हो जाती है, काफी परिवार दुखी होता है। ये आमतौर पर जो डीआरजी और इस प्रकार जब भी जवान शहीद होते हैं तो ये चीज देखने को मिलता है कि परिवार को काफी ज्यादा दुख होता है, जिसको बताना पाना काफी मुश्किल है। अब तक इनके परिवार वालों ने मीडिया से कुछ बातचीत की है? जी मैं बता दूं आपको कि जो जवान शहीद हुए हैं वो इस क्षेत्र से बाहर के उनके रहने का स्थान है, तो जहां अभी परिजनों से संपर्क नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार की अभी जो जानकारी मिलकर के नहीं आ पाई है कि जवानों ने क्या मीडिया से कुछ बात की है, ये जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। जी जैसे कि सीएम का बयान सामने आया कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, तो किस तरीके से ये प्रोसीजर चलेगी, कार्रवाई चलेगी इस बात पर? अब तक इस पर क्या जानकारी है? जी जैसा कि हमेशा देखने को मिलता है, जैसे ही नक्सली बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और वहीं देश के गृह मंत्री हमेशा ये चीज कहते हैं कि इस घटना को अंजाम देने पर उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और फिर से शासन प्रशासन अपनी ओर से पूरा प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से नक्सलियों को बैकफुट पर रखा जाए और क्षेत्र से नक्सली समस्या को खत्म की जाए। बावजूद उसके जितना ही प्रशासन अलर्ट होती है, उसके बावजूद भी नक्सली अपनी इस बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। फिर भी लगातार क्षेत्र की पुलिस, दंतेवाड़ा जिला की हो चाहे वो बीजापुर जिला की हो या सुकमा की हो, लगातार वो अपना पूरा प्रयास करती है जंगली क्षेत्रों में और पहुंची क्षेत्रों में भी पुलिस पहुंचकर नक्सलियों को जो कैंप है, उनके रहने के स्थान है, उनको ध्वस्त करते हुए कई बार नक्सलियों को मारा भी गया है और वहीं कई नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये चीज देखने को मिल रही है लगातार। जी बिल्कुल। प्रशासन और सरकार को इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही है उससे अब क्या सीख लेना चाहिए ताकि इस तरीके की घटना जो है वो बार बार ना हो? इस प्रकार की जो घटना है, मैं आपको बता दूं कि यह नक्सली समस्या खत्म होने के बाद ही ऐसी समस्या खत्म हो पाएगी, क्योंकि नक्सली हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कुछ इस प्रकार की बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। वहीं प्रशासन हर बार अपने ऊंचे स्तर का प्रयास करके पुलिस और शासन मिलकर के नक्सलियों को बैकफुट पर ले जाने के लिए प्रयास करती है और लगातार उनके क्षेत्रों पर पुलिस पहुंच रही है और पुलिस के जो नए कैंप भी स्थापित किए जा रहे हैं नक्सलियों के बीहड़ क्षेत्रों में, तो प्रशासन अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है और वहीं नक्सली भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास करते रहते हैं। जी बिल्कुल। देखा जा रहा है यहाँ पर जो है अमित शाह का भी ट्वीट हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने भी अपनी मदद का हाथ आगे बढ़ाया और सीएम भूपेश बघेल भी यहाँ पर उनका भी बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर वो नक्सलियों के खिलाफ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार गौरव जी जुड़े हुए हैं। गौरव जी हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं। यहाँ पर गौरव जी एक सवाल और आपसे लेना चाहेंगे, जहां पर देखा जाए तो कि सीएम भूपेश बघेल भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब बीजेपी का शासन था, जब रमन सिंह की सरकार थी और अब यहाँ पे सीएम भूपेश बघेल की सरकार है, तो दोनों ही सरकारों में कहीं ना कहीं देखा गया है कि नक्सली जो है हमेशा जीतते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं उनके वार जारी है और सरकार जो है इससे नहीं जीत पाई है, नक्सलियों से कहीं ना कहीं नहीं जीत पाई है। उसका रिजल्ट ये है कि हमारे जवान मरते हुए दिखाई देते हैं, शहीद होते हुए दिखाई देते हैं, माफ कीजिएगा। जी इसकी चर्चा हमने पहले भी की कि लगातार जो मैं आपको बता रहा था कि सरकारें कोई भी हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो, कई बार ये चीज कभी देखने को नहीं मिला कि नक्सली मामले को लेकर कोई भी सरकार हल्के पे ली हुई है। हर सरकार ने पूरा प्रयास किया है कि नक्सली समस्या को खत्म की जा सके और अपना 100% प्रयास किया है कि नक्सल समस्या खत्म हो जाए। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि जो क्षेत्र है, सुकमा जिले का, दंतेवाड़ा जिले का हो या बीजापुर क्षेत्र का, ये एक जंगली क्षेत्र है और इस समय में महुआ के बाद टोरा और टोरा के बाद अब जो पत्ता तोड़ाई का काम चल रहा है, तो आमतौर पर ग्रामीण जो है पत्ता तोड़ाई के कार्य में लगे हुए हैं और ऐसे में ग्रामीणों को और नक्सलियों को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। तो जिसकी वजह से जो है नक्सली कई बार ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं, क्योंकि ग्रामीण अपने पत्ता तोड़ाई के कार्य में लगे होते हैं और वहीं पुलिस जो है ग्रामीणों को
परेशान नहीं करना चाहती तो उनको हस्तक्षेप नहीं करती, और इस प्रकार कई बार ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं। और उस क्षेत्र से जब तक नक्सली समस्या खत्म करने के लिए दोनों सरकारों ने काफी प्रयास किया है और पुलिस भी काफी प्रयास कर रही है। लगातार क्षेत्र पे, नक्सलियों के क्षेत्र में पुलिस पहुंच रही है। जी गौरव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं, हम लगातार स्क्रीन के ऊपर आपको बता रहे हैं अमित शाह का जो ट्वीट सामने आया है। 1969 से गौरव जी नक्सलवाद चला आ रहा है। कभी ना कहीं देखा जाए तो धर्मांतरण के मामले सामने आते हैं तो गांव वालों को भड़काया जाता है सरकार के खिलाफ। ये क्यों लगातार जारी है? अब आज की डेट में, आज 2023 चल रहा है और 1969 से लेकर 2023 की बात करें तो अब तक जो है नक्सलवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। 1969 की जो बात कर रहे हैं हम, उस समय नक्सलियों की जो स्थिति थी वो कुछ और थी और आज की नक्सलियों की जो स्थिति है वो कुछ और है। उस समय नक्सलियों के पास भी ऐसी कई सुविधाएं नहीं हुई करती थी, ऐसे औजार नहीं हुआ करते थे जिससे कि वो पुलिस को ज्यादा क्षतिग्रस्त कर सके, कुछ ज्यादा मतलब उनके साथ में जो कोई पुलिस के लिए बड़ी दुर्घटनाओं को अंजाम दे सके, ऐसे उनके पास संसाधन नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब जो है संसाधनों की काफी उनके पास भी सुविधा हो चुकी है और टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, तो वो भी अपने टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं से उपयोग कर लेते हैं, जिसके कारण वो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और मैं बता दूं आपको कि जिस प्रकार पहले की समस्या, पहले आपको बता दूं बीहड़ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक बसों का आवागमन होता था और अब फिर से ऐसे ही बसों का आवागमन और लोगों के आने जाने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है। जहां बाजार की जी गौरव जी आपके पास एक बार फिर लौटेंगे, इससे पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। मेरे पास अभी जो प्राप्त जानकारी है, प्रारंभिक जानकारी, अनंतपुर थाना क्षेत्र का मामला है। वहाँ कुछ दूरी में नक्सली छिपे होने की गोपनीय जानकारी थी। डीआरजी के जवान रवाना किए गए थे। सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो आईडी ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। एक्स्ट्रा फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स रवाना कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात जब वो आ जाएंगे और सपोर्टिंग पार्टी चली जाएगी तब विस्तृत जानकारी मिलेगी। नहीं, लगातार हमले नहीं हुए हैं, लगातार हमला कहना उचित नहीं है। नक्सली हमले को हम लोग हमेशा नाकाम करते गए हैं और उनको खदेड़ने में कामयाब हुए हैं। 60% नक्सली मूवमेंट कम करने में इन 4 वर्षों में काम हुए हैं। बीच बीच में एक आध दो घटना होता है जो उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए दिख जाता है। अभी अलग से कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी होगी भी तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उसको ऐसे अवसर पर सार्वजनिक नहीं किया जाता। जिला दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र में पूर्व हिडमा इलाका में दरबडीश माओवादी कैडर्स का उपस्थिति के सूचना पर दंतेवाड़ा डीआईजी द्वारा एक अभियान संचालित की गई थी। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा थे। इस दौरान अरनपुर एवं समेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर, कुल 11 लोग का शहादत होगी। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों के बॉडी को इवैक्यूएशन की कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गए हैं। लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और समाधान प्राप्त हो सके, इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं
जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। देख सकते हैं टीवी 27 न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दंतेवाड़ा से। ये तस्वीरें देखिए आप, जहां पर पूरा जो माहौल है तहस नहस होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर प्रशासन जो है लगातार बना हुआ है, लोग यहां पर इकट्ठे हैं। ये देखिए जो माहौल आप देख पा रहे हैं, टीवी 27 न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं दंतेवाड़ा से, जहां पर नक्सली हमले में 11 जवान शहीद हुए हैं और ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी 27 न्यूज पर। आपको बता दें नक्सलियों का हमले के लिए कैंपेन भी चल रहा था। बस्तर में नक्सलियों का TCOC चल रहा था। नक्सली इस दौरान अक्सर कई बड़ी घटनाओं का अंजाम देते हैं। और अधिक बातचीत करेंगे प्रीति उपाध्याय से, जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है। प्रीति, यहां पर एक बड़ी क्षति देखने को मिली है, जहां पर 10 जवान शहीद हुए हैं, वहीं एक ड्राइवर भी शहीद हुआ है। DF और CF के जवान इस दुर्घटना में शहीद हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बेहद दुखद, बेहद दुर्भाग्यजनक है ये। जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, लेकिन एक चीज समझने की आवश्यकता है। ये बौखलाहट में नक्सलियों ने ये ऐसा IED जो प्लांट किया था और ये IED ब्लास्ट से ये जवान जो हमारे आज शहीद हुए हैं, इनकी शहादत को नमन करती हूँ। परंतु अपने ये जो चूक एक जो हुई है शायद कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि हमें चौकन्ना रहना है। देखिए नक्सली सिमटते जा रहे हैं, ये सच है। विकास आज वहाँ अंदर तक विकास पहुंच गया है। वहाँ सड़क जो बन रही थी एक ऐसा कॉरिडोर में बन रही थी जो कि नक्सलियों का एक जिले से दूसरे जिलों में मूवमेंट बहुत हद तक उससे इफेक्टेड होता। इसी बौखलाहट में उन्होंने वो IED प्लांट किया, जिसके चपेट में ये गाड़ी आने से हमारे 10 जवान और साथ में ड्राइवर भी शहीद हो गए। बहुत ही दुखद है और इसके लिए जरूर आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, उठाए जाएंगे। बिल्कुल प्रीति जी, बात करें तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से इतना पैसा मुहैया कराया जाता है, उसके बाद भी नक्सलियों के लिए कुछ नहीं किया जाता। आप देखा जाता है कि नक्सलवादी क्षेत्रों में ही सबसे कम बिजली होती है, शौचालय की व्यवस्था नहीं होती। ऐसी चीजें क्यों देखने को मिल रही हैं? की बात को मैं यहाँ इसलिए रोकना चाहूंगी कि आपको ध्यान देना होगा, पिछले 1 साल में नक्सली एक भी बड़े घटना को अंजाम नहीं दे पाए। हमें ये बात नोट करनी पड़ेगी। जहाँ तक बिजली और शौचालय की बात कर रहे हैं, बड़ी घटना देखने को मिली थी मैडम, जहाँ पर 22 जवान शहीद हुए थे और 35 लोग घायल हुए थे। सिर्फ 2022 में ही इतनी बड़ी घटना देखने को नहीं मिली, लेकिन ये घटना हो सकती थी 1 हफ्ते पहले, जहां पर विधायक की गाड़ी के ऊपर विक्रम मंडावी के काफिले के ऊपर वार हुआ था। सरकार क्या कर रही है? जी देखिए, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार चौकन्नी है और सरकार विकास मुहैया करा रही है और यही कारण है कि नक्सली बौखलाए हैं। देखिए एक समय था जब हर महीने हम लोग नक्सली घटना के बारे में सुना करते थे। आज साल भर से कोई ऐसी घटना को अंजाम नहीं दे पाए। उन्होंने किया मगर उसमें बहुत सारी बातें थी। गृह मंत्री ने विधायक को कुछ वहां से DG ने मना किया था। बहुत सारी बातें होती है देखिए, लेकिन नक्सलियों का दायरा सिमटा है, ये एक फैक्ट है और ये कारण है कि बौखलाहट में नक्सली इस तरह का काम करे। और अगर आप देखें तो ये IED प्लांट किया था उन्होंने, सामने आकर कोई अटैक करने जैसा, कॉन्वॉय पे अटैक, इस तरह का हरकत नहीं था। उस IED के चपेट में गाड़ी आ गई, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है और जिसके कारण आज हम अपने 10 जवान और एक साथ में ड्राइवर को भी खो दिए। तो बिल्कुल आप सरकार के ऊपर, सरकार की इसमें कोई भी गलती नहीं मानती, सिर्फ दुर्भाग्य कहेंगी आप इसको? देखिए इसकी समीक्षा की जाती है हर घटना की भी, और नक्सली का जो काम है जो कर रहे हैं उसके खिलाफ जो लड़ाई चल रही है
उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के समन्वय से होता है, परंतु ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डेफिनेटली केंद्र सरकार की होती है। पर यहाँ पर उंगली उठाने का ये समय नहीं है। समीक्षा करके और जो कदम उठाए जा रहे हैं वो सक्सेसफुल हैं, इसलिए उसी लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा, उसी रास्ते पर। जी, बताया जाता है कि 5 दिन पहले भी नक्सली कैंप को ध्वस्त किया गया था। बिल्कुल, लगातार वहां कैंपों को ध्वस्त किया जा रहा है, अंदर तक सड़क बनाए जा रहे हैं, स्कूल खोले गए। लेट्स नॉट फॉरगेट 3000 से ज्यादा स्कूल बंद पड़े थे। आज उन बंद स्कूलों को खोलने के साथ बनाने से 4000 नए स्कूल पूरे बस्तर क्षेत्र में आज ऑपरेशनल हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की है और साफ तौर पर नक्सलियों को इससे नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वहाँ के हमारे आदिवासी बच्चे जो है वो पढ़ाई लिखाई करें, क्योंकि नहीं वरना वो रिक्रूट कहाँ से करेंगे अपने कैंप के लिए। और दूसरा चीज इसमें हमेशा बात आती है जो केंद्र सरकार पर, देखिए उंगली उठाने वाला बात नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये आईईडी हो, बड़े बड़े हथियार जो आ रहे हैं, ये कहाँ से पहुंच रहे हैं अभी भी नक्सलियों के पास। मोदी सरकार ने तो कहा था कि नोटबंदी से सारे अवैध हथियार के काम और से लेकर के सब कुछ बंद हो जाएगा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। जी बिल्कुल प्रीति जी, अपन इस पर अधिक चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाना चाहेंगे क्या कहा है अरुण यादव ने। दंतेवाड़ा जिला के अरनपुर में जो नक्सली हमले में 11 नौजवानों के शहीद होने का समाचार मिला है, ये समाचार अत्यंत हृदय विदारक है, दुखद है। और इस घटना की जितने भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं वीर शहीदों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ये तस्वीरें लगातार देख रहे हैं आप, जिस तरीके से यहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ, 11 लोग शहीद हुए हैं। ये एनिमेशन के जरिए जिस तरीके से ये हुआ होगा वो हम आपको दिखा रहे हैं टीवी 27 न्यूज पर एक्सक्लूसिव। और प्रीति जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रीति जी, हम राजनीतिक डिस्कशन पर चले गए थे जहां पर आप मोदी जी की नोटबंदी की बात कर रही थी। मैं चाहूंगी आप उसी बात को कंटिन्यू करें। राजनीतिक बात नहीं है, यहाँ हमने आज 11 जवानों को खोया है। ये राजनीतिक बात नहीं है, ये संवेदना होनी चाहिए, ये धरातल पर काम पर आप मोदी जी के ऊपर आ गई और नोटबंदी की कुछ बात यहाँ पर कर रही थी। बिल्कुल, नोटबंदी उन्होंने किया और कहा कि कमर तोड़ दी जाएगी क्रॉस बॉर्डर जो नकली नोट होते हैं उनका, और जो हथियार होते हैं क्रॉस बॉर्डर से अब बॉर्डर पार से आते हैं उस सब का। तो ये खोखले दावे नहीं करने चाहिए। साथ ही अमित शाह अभी बस्तर दौरे पर आए थे, बोल करके गए कि खात्मा हो गया। तो ये इस तरह के दावे भी नहीं करने चाहिए, धरातल पर करना चाहिए, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। विकास के वहां तक पहुंचा रही है, गांव गांव तक, अंदर तक सड़क पहुंचा रही है। और इसी बौखलाहट में ये जिस जगह पर आज हुआ है ये आईईडी ब्लास्ट, वो जो सड़क मार्ग बन रहा है वहां पर बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉरिडोर एक है, वो बीजापुर सुकमा, ये जिले से, ये जब एक जिले में एक्शन होता वो तुरंत दूसरे जिले में भागते थे नक्सली, जो उसका ये उनको कट ऑफ कर दिया जाएगा बिल्कुल। और आज जो कैंप भी अंदर तक बन गए हैं, तो ये सारी चीजें मिला करके नक्सलियों की जो बौखलाहट है और जो कैंप भी ध्वस्त किए गए हाल फिलहाल, और लगातार पेट्रोलिंग हो रही है, लगातार नक्सलियों को धर पकड़ा जा रहा है, उस कारण से ये बौखलाहट है। मगर काम अभी खत्म बिल्कुल नहीं हुआ है, चाहे राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की। हम सभी को एकजुट हो करके पूरी तरह से खात्मा करने की नक्सलियों की आवश्यकता है। आज जो जवान हमारे खोए हैं हम लोगों ने, वो परिवार जो है उनके साथ आज हमारी सबकी संवेदनाएं हैं। आज आवाज भरा जा रहा है मेरा। देखिए, इसके लिए शब्द नहीं है जितनी निंदा की जाए इस तरह के इनके हरकतों की। तो ये कायराना हरकत है नक्सलियों की, और हमने जो जवान खोए हैं, लेकिन उनकी शहादत कभी भी बर्बाद नहीं होगी। और ज्यादा दृढ़ शक्ति के साथ सरकार नक्सलियों के खात्मे में जुट जाएगी।
जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी क्षति है पूरे ही देश के लिए। लेकिन अगर बात करें केंद्र और राज्य सरकार की, तो इनके बीच में तो कोई तालमेल देखने को नहीं मिल रहा। जैसा कि प्रीति जी आपने कहा कि सभी को मिलकर एकजुट होकर इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, इनको हटाना चाहिए, नक्सलियों का जो यहाँ पे आक्रमण है वो कम होना चाहिए। लेकिन कैसे होगा जब केंद्र और राज्य सरकार दोनों के बीच में ही तालमेल नहीं है? देखिए, पूरी तरह से तालमेल है ही नहीं, ये नहीं कहना चाहिए, ये थोड़े अतिशयोक्ति हो जाएगी। लेकिन जिस तन्मयता से और जिस सच्चाई से काम किया जाना चाहिए, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, मोदी सरकार बड़ी बड़ी बातें ज्यादा करती है, काम कम करती है। तो ये डेफिनेटली एक दुख का विषय है। बीजेपी की सरकार जब यहाँ थी तो नक्सली जो मात्र 1-2 जिले में थे वो 14-15 जिले में फैल गए थे 15 सालों में रमन सरकार में। और अब जब हमारी 4-4.5 साल अभी हुआ है कांग्रेस की सरकार को, उसको समेटा गया है। आदिवासी हित में कई फैसले लिए गए हैं। अगर आप ध्यान दें तो देखिए, जमीन एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। इकलौता ऐसा पूरे विश्व में कभी हुआ है कि सरकार ने जो जमीन दिया था वो आदिवासियों को वापस लौटाया है। पट्टा जो दिया गया है, यहाँ तक कि जंगल के अंदर भी पट्टा दिया गया है आदिवासी भाई बहन जो हमारे वहां रहते हैं उनको। तो इस तरह के जो स्टेप्स होते हैं जो जरूरी हैं वो लिए जाने चाहिए, वो लिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, या तेंदुपत्ता का संग्रहण आप देखिए, जो और भी जो जंगल के प्रोड्यूस हैं उन सबको लाया गया और उन सबको लिया जा रहा है। और तमाम जो पॉलिसीज हैं, स्कूल हमने पहले भी जिक्र किया, अंदर तक स्कूल 4000 स्कूल जो 3000 बंद हो गए थे वो प्लस नए स्कूल, तकरीबन 4000 स्कूल को ऑपरेशनल किया गया है, नया खोला गया। तो ये बहुत से इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं डेफिनेटली, जो वास्तव में जमीन पर रिजल्ट दिखाते हैं और नक्सलियों का दायरा सिमटा है। आप अगर ध्यान दें तो पिछले साल भर से ज्यादा में जिस तरह से नक्सली हमला, झीरम हमला हम लोगों ने देखा है, वो घेर करके कॉन्वॉयज पे अटैक करना और कई जाने चली जाए। हर महीने आदिवासियों के साथ जो हरकत करते थे वो मुखबरी के शक में नक्सली, इस तरह के जो इंसिडेंट थे इसमें भारी कमी आई है। और ये एक कारण है कि ये बौखला गए हैं और इस तरह के कोशिश करते हैं और कभी कभी वो सक्सेसफुल हो रहे, जिसमें हमारी ये आज हमने ये नुकसान सहा है। और ये लेकिन हम फिर कहना चाहेंगे, बहुत ही निंदनीय कार्य, बहुत दुख का विषय है ये। और संवेदनाएं हमारी सबकी उनके परिवारजन जो हैं उनके साथ आज पूरा देश खड़ा है। बिल्कुल, सीएम भूपेश बघेल ने ये भी कहा है कि वो नक्सलियों को बख्शेंगे नहीं। किस तरीके के कदम उठाने के लिए सोच रही है सरकार? देखिए, सरकार मीटिंग इसके पहले ये अभी तुरंत इस तरह से मीडिया पर हम अभी नहीं बता सकते, ना मुख्यमंत्री जी। डेफिनेटली स्टेप्स जो उठाए जा रहे हैं उसी में और दृढ़ निश्चय के संग आगे बढ़ेंगे। और नया कुछ करना है तो वो मीटिंग होगी, डीजी वगैरह सब बैठेंगे, उसमें समीक्षा होगी, उसके बाद ही निर्णय लेकर के आगे किया जाएगा। लेकिन जैसा कि भूपेश बघेल जी ने कहा है कि बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल इनकी इस हरकत को, ये एक एक जवान जो हमारे आज शहीद हुए हैं उसका इन्हें खामियाजा इन नक्सलियों को भुगतना पड़ेगा और छत्तीसगढ़ की सरकार इन्हें नहीं बख्शेगी। जी बिल्कुल, सरकारी नीतियों के विरोध में हमेशा से ही नक्सली जो हैं आक्रोशित रहे हैं। 1969 से देखा जाए तो लगातार देखा जाता है कि नक्सली कहीं ना कहीं सरकार से लड़ाई कर रहे हैं, भले ही वो किसी की भी सरकार हो, भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। लेकिन भाजपा के सरकार के दौरान इनका विस्तार हुआ। हमें ये बात, ये डेटा अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, छत्तीसगढ़ की बात करें तो। और सबसे बड़ा घटना जो हुआ है वो है झीरम की घटना, जिसमें कांग्रेसी हमने अपने लोगों को खोया, अपने नेताओं को खोया है, हमने अपने परिवारजनों को खोया है उसमें। तो इतनी बड़ी घटना, कुछ कहा जाता था कि इसमें भाजपा का भी कोई हाथ है। निश्चित तौर पर है, साफ तौर पर फायदा किसे मिला? अगर आप झीरम घटना को देखें तो वो कोई मामूली घटना नहीं थी और कोई वो तो क्लियर सुपारी किलिंग थी। उसमें पूछ कर कि महेंद्र कर्मा कौन है, नंद कुमार पटेल कौन है,
इस तरह से पूछ पूछ कर हत्या करी गई है। तो ये नक्सलियों का मोडस ऑपरेंडी ही नहीं है। नक्सली ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें पकड़ाना नहीं होता है और वो गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं। लेकिन सड़क पे रोक करके, सड़क पे उतर के एक एक गाड़ी का दरवाजा खोल करके और नाम पूछ पूछ करके गोली चलाना, ये नक्सलियों का काम नहीं, ये सुपारी किलिंग था और इसका फायदा सीधे तौर पर किसको हुआ ये स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें संलिप्त डेफिनेटली रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जांच हो रही है और जांच का जब आएगा रिजल्ट डेफिनेटली पता चल जाएगा। जी बहुत धन्यवाद प्रीति उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सीएम भूपेश बघेल ने घटना पर दुख जताया है, पूरी सरकार ने इस घटना पर दुख जताया है, केंद्र सरकार ने इस घटना पर बड़ा दुख जताया है। गौरव तिवारी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव तिवारी, अभी तक क्या अपडेट सामने आई है घटना को लेकर? जी अभी तक कोई नई अपडेट या जानकारी नहीं मिल रही। वहीं बस्तर अजीत पी सुंदर ने इस घटना को लेकर के बयान जारी किया है कि किस प्रकार से नक्सलियों के रहने की जानकारी मिलने पर जवान गए हुए थे और वहां से वापसी में उनके वाहन को आईडी के द्वारा ब्लास्ट कर दिया गया, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए और वही एक ड्राइवर भी साथ में वो भी शहीद हो गया। इसकी जानकारी बस्तर आईजी पी सुंदर राज ने दी है। जी बिल्कुल, अगर बात करें साल 2011 से लेकर 2020 की, मेरे पास यहाँ पर कुछ डेटा है जहां पर हमलों की संख्या है जो लगातार एक जैसी चल रही है। 2011 की अगर बात करें तो 465 हमलों की संख्या थी और आज 2020 की बात करें तो 315। बहुत ज्यादा इसमें अंतर नहीं आया है, घटना हमलों की जो संख्या है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। बात करें 2015 की तो 466 हमले हुए थे जिसमें शहीद जवान 80 से लेकर 36 तक। लगातार बहुत ज्यादा इसमें जो है डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। जी ठीक कहा आपने, आपके पास आंकड़ा है और यह घटना हमेशा लगातार हो रही है और इसके लिए काफी प्रयास किया जा रहा है। बावजूद उसके नक्सली अपने घटना जी बात करें एक मोटे हिसाब की तो माना जाए कि 10 साल में 400 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं। गौरव जी जी ठीक कहा आपने, लगातार ऐसी एक बड़ी घटना होती है जिसमें 10 से 15 जवान और 20 जवान। इसी प्रकार आप 2022 या 20 की घटना जो थी कि मार्च में 22 जवान शहीद हुए थे, वो मिल्पा क्षेत्र की मामला था। हर वर्ष ऐसा एक बड़ा नक्सली अंजाम देते हैं जिससे 10 से 15 से 20 जवान इसके शिकार होते हैं और नक्सली इस घटना को अंजाम देने के लिए अपना पूरा प्रयास करते हैं और ऐसे क्षेत्रों पर जहाँ पे नक्सलियों की पकड़ मजबूत होती है ऐसे क्षेत्रों पर वो आईडी प्लान करते हैं जिससे, और नक्सली में बता दूं आपको कि जवानों की रेकी करते हैं। कई बार जैसे जवान आरोपी ड्यूटी के लिए या फिर किस प्रकार से किस ओर निकल रहे हैं जवान, इसकी जानकारी नक्सली कई दिनों तक एकत्रित करते हैं और ऐसी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के लिए नक्सली, ऐसा नहीं है कि आज नक्सलियों ने इसका प्लान किया और तुरंत आईडी ब्लास्ट कर दी और ये बड़ी घटना हो गई। इस बड़ी घटना के लिए नक्सलियों ने कई समय से इसकी तैयारी की होगी कि जवान किस प्रकार से आना जाना कर रहे हैं, कितने संख्या में आ रहे हैं, किस समय में आ रहे हैं, कि नक्सलियों ने रेकी की होगी। उसके बाद जो है उन्होंने इस बड़ी घटना को अंजाम दिए। जवान अपने जिस समय पे निकलते हैं उस समय को भी नक्सलियों ने बिल्कुल गौरव जी, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और बने रहिए आप हमारे साथ जुड़ गए हैं राजीव चक्रवर्ती जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं। राजीव जी, 11 जवान शहीद हो गए हैं, एसपी ने इस घटना की पुष्टि भी कर ली है। पिकअप में बैठे 10 जवान शहीद हुए हैं, वहीं ड्राइवर भी शहीद हुआ है। किस तरीके से देखते हैं आप इस घटना को? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम सबसे पहले पुलिस जवानों को और जो रक्षा में जुड़े हुए हमारे जुझारू अर्धसैनिक बलों को श्रद्धांजलि देते हैं। और सरकार जो अभी कुछ दिन पूर्व ही कह रही थी कि हमने नक्सलाइटों का अंत कर दिया, सफाया कर दिया, तो वो उनके ये बहुत बड़ा सबक है और बहुत बड़ी एक चेतावनी है और सरकार को सबक लेना चाहिए। इस प्रकार से सोए हुए हैं और चिंता नहीं कर रहे हैं, तो को एक सबक लेना चाहिए और नक्सलियों के मान में घुसकर हमला करना चाहिए। और जो भी पुनर्वास नीति हो या ऑपरेशन की नीति हो, संयुक्त कमांड के साथ दूसरे राज्यों के साथ समन्वय कर जी बिल्कुल, ऑपरेशन तो लगातार जारी है, जहां पर छत्तीसगढ़ के ही 2 नक्सली, जो महिला नक्सली थी वो अभी बालाघाट में मारी भी गई थी। सीएम भूपेश बघेल ने ये भी कहा है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी नहीं, हम ठीक है, नक्सली मामले में हम सीएम के साथ हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन
ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं लगातार हो रही है और गाहे बगाहे सीएम साहब कहते हैं कि नक्सली समस्या का अंत हो गया है, वो जाने वाले हैं, लेकिन उनके घोषणा के हफ्ते 10 दिन बाद ही इस प्रकार की घटनाएं होती है, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, लाल आतंक हो या सीमा पार आतंक हो, हर आतंक पर हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना चाहते हैं, लेकिन संज्ञान लेकर नक्सलियों का सफाया ही एक इस चुनौती का जवाब देना होगा। लेकिन सरकार कितनी गंभीर है ये समझ से परे है, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अभी सरकार कह रही थी कि हमारी नीतियों से प्रभावित होकर नक्सल अपने क्षेत्र को छोड़ दिए हैं या यहाँ से जा चुके हैं, तो ये घोषणा से ये पता चल गया है कि अभी भी नक्सलाइट जो रेड कॉरिडोर है बस्तर के उस जगह आज भी उपस्थित है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार को संज्ञान लेना होगा। और जो संयुक्त कमांड जो बनाई गई है केंद्र के द्वारा 7 राज्यों की, उसमें भी अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी होगी। और एक देखिए, ये एक इंटेलिजेंट की बहुत बड़ी गलती है, तो इंटेलिजेंट को भी सरकार को ठीक करना पड़ेगा। लोकल इंटेलिजेंट की इनपुट को दरकिनार नहीं कर सकते। और हम कुल मिलाकर सरकार के साथ हैं नक्सलाइटों के सफाई में, लेकिन सरकार भी गंभीरता से इस ओर विचार करें और कार्य करें। तो राजीव जी, आप पूरा इल्जाम सरकार पर लगा रहे हैं कि सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है नक्सलवाद को लेकर? देखिए, पिछले जुलाई में अमित शाह जी ने एक बैठक रखी थी मुख्यमंत्रियों की, डीजीपी की और गृह मंत्रियों की। हमें ज्ञात है भूपेश बघेल जी ने उस बैठक का बहिष्कार किया था, केवल डीजी को भेजा था। वो इंगित करता है कि नक्सल की घटना पे भी सरकार उतनी गंभीर नहीं है, या वहां पर भी वो राजनीति करके कुछ संदेश देना चाहती है। लेकिन सरकार को समझना होगा, सरकार को केंद्र के साथ शामिल होकर और दूसरों राज्यों के साथ शामिल होकर समन्वय के साथ इस मामले में साथ रहना होगा। यहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़ गई हैं सुरुचि मिश्रा थनेरवाल जी, जो कि स्टेट हेड हैं, वो हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। सुरुचि, एक बार फिर स्वागत है आपका। जी सुरुचि जी, जहां यहाँ पर हमने बात की, जहां पर नक्सलियों की आपने हमें खबर दी थी, जहां पर नक्सली भी घायल हैं, 10 जवान यहाँ पर शहीद हैं। एक बार फिर से चर्चा करना चाहेंगे इस पर। सीएम भूपेश बघेल ने घटना पर दुख भी जताया और सीएम ने कहा कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन अब तक इस तरीके को इस नक्सलवाद को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? रूपाली, आपकी आवाज कट गई थी, आप दोबारा सवाल बोलेंगे एक बार फिर से? सुरुचि जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि सीएम से लेकर सभी ने इस पर दुख जताया है और सीएम ने कहा है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन कई तरीके के इल्जाम बीजेपी लगा रही है। तो क्या सरकार, कांग्रेस की सरकार, सीएम भूपेश बघेल की सरकार नक्सलवाद को गंभीरता से नहीं ले रही है? क्या माना जाए? देखिए, नक्सलवाद की जो बात कही जा रही है, क्या उसको गंभीरता से लिया जा रहा है या नहीं है, ये सवाल इस वक्त पर नहीं होना चाहिए। इस वक्त पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए। नक्सलवाद की अगर गतिविधियां देखें तो बीजेपी की 15 साल की जब सरकार थी, बहुत सारी ऐसी नक्सल की जो वारदात थी वो ज्यादा और बहुत अधिकतर देखा जाए तो उभर के सामने आई थी बतौर कांग्रेस की सरकार के होते हुए। तो मुझे लगता है कि अभी इस पर राजनीति करना ठीक नहीं है। अभी इस मामले को देखा जाना चाहिए और ये देखा जाना चाहिए गंभीरता के रूप से कि ये क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी और क्या हम इसको किसी भी तरह से सिक्योर कर सकते थे कि इस तरह की घटना नहीं होती। अभी राजनीति की बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अभी हमें घटना को देखना चाहिए, क्यों हुई, किस तरीके से हुई और आगे ना हो, हमें ये निश्चित करना चाहिए। जी बिल्कुल सुरुचि जी, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर मेरे पास डेटा है, जहाँ पर 2011 से लेकर 2020 की बात की जाए तो हमलों की संख्या जो है वो लगातार वैसी ही है। 2011 में बात की जाए तो 465 थी और अब 2020 की बात की जाए तो 315 थी और इसमें कहीं ना कहीं 466 भी रही 2015 में। तो देखा जाए तो अगर हम बात करें कि इस चीज को कम किया जाए तो वो तो कम होती कुछ नजर नहीं आ रही 2011 से लेकर 2020 तक। और दो साल पहले की मैं बात करूं, 2021 की मैं बात करूं तो वहां पर 22 जवान शहीद हुए थे, 35 जवान घायल हुए थे और आज फिर से ये घटना देखने को मिली है 2023 में। किस तरीके से ये कम होगा, कैसे होगा? जी, जंगल, जमीन और जल की जो लड़ाई है ये बहुत पुरानी है,
इसका किसी सरकार, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, या बाकी हम स्टेट की बात करें उनकी सरकार हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा कम्युनिकेशन या हमारा ब्रिज इनके साथ कैसा है और किस तरीके से हम कम्युनिकेट करके इनकी और अपनी बात रखकर एक लेवल पर आ जाते हैं जहां पर इनको इस तरह की एग्रेसिव किसी भी चीज की आवश्यकता ना पड़े। आई थिंक मुझे लगता है कि वो एक गंभीर मामला है जिस पर हमें चर्चा या बातचीत इन लोगों से करनी चाहिए, ना कि बीजेपी और कांग्रेस की सरकार के टाइम पे क्या हुआ। क्योंकि देखिए, अगर आप देखें तो 11 जाने गई हैं, जिसमें से 10 जो थे वो जवान थे और एक ड्राइवर थे। तो अभी इससे ऊपर उठना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि ये ब्रिज कहाँ हम बना सकते हैं जिसमें इस तरह की चीजें ना हो और आगे किसी का नुकसान ना हो। जी जी, बिल्कुल। देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से ही सियासत जारी है। रमन सिंह की सरकार में देखा गया कि 3 कांग्रेसी नेता मारे गए थे और सीधा सीधा अभी हमारे साथ जो कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ी थी, सीधा सीधा उन्होंने इल्जाम यही लगाया था कि बीजेपी ने इस चीज को जानबूझ के करवाया था। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर। मुझे लगता है कि कांग्रेस ब्लेम करे बीजेपी को, बीजेपी ब्लेम करे कांग्रेस को। ये बात बहुत साफ है कि दोनों ही पार्टीज या कोई भी और भी पार्टीज नहीं चाहती है कि किसी भी तरह की, किसी भी आदमी की, इंसान की जान जाए, चाहे वो किसी भी गुट का, किसी भी समुदाय का हो। तो इस तरह के भाषणबाजी या इस तरह की चीजें एक तो पहली बात नहीं होनी चाहिए और इसका बढ़ावा मैं नहीं चाहती कि हमारे माध्यम से जी मैंने जो बार बार कह रही हूँ कि ब्लेम गेम ना करके हमें ये पता जी, बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल सही कहना है, ये बहुत क्षति का मोमेंट है, बात है। और अब हम कुछ सुनाना चाहेंगे आपको। आज दंतेवाड़ा में जो घटना घटी है बेहद दर्दनाक और दुख है हम लोग के लिए। मैं सबसे पहले जो जवान शहीद हुए उनको मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, साथ ही उनके शहादत को नमन करता हूँ। जिस प्रकार से नक्सलियों के द्वारा एक कैराना हरकत की गई है, मैं चाहता हूँ कि सरकार इसका तत्काल जवाब सरकार की ओर से मिलनी चाहिए और उसकी बदला लेनी चाहिए, उनकी शहादत बेकार ना जाए। इसके साथ ही साथ एक सप्ताह पहले सत्ता पक्ष के विधायक के काफिला के ऊपर में जो हमला हुआ और हमला होने के बाद में तत्काल यहाँ पर गृह मंत्री को वहां पहुंचनी चाहिए थी और पहुंच करके अधिकारियों के साथ में बैठ करके उसकी रणनीति बनानी थी। ये नहीं हुआ और उसका कारण जो दुष्परिणाम हमारे सामने में आया कि 11 जवान हमारे शहीद हुए। आखिर सरकार क्यों नक्सलियों से लड़ना नहीं चाहती है? क्यों उनके खिलाफ में जो व्यवहार होनी चाहिए सरकार करना नहीं चाहती है? आखिर सरकार नक्सलियों से जो हमारे इतने शहादत हो रहे हैं उनके बदला लेने क्यों नहीं चाह रही है? और कहीं ना कहीं ये सरकार की चूक हुई है जिसके कारण में हमारे जवान शहीद हुए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार तत्काल वहां पहुंचे और पहुंच करके अधिकारियों के साथ में बैठक ले और ऐसे स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिससे उसका बदला लिया जा सके कि घटना के पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। यदि इस प्रकार की यदि सरकार नहीं करेगी तो ये माना जाएगा कि सरकार की इच्छा शक्ति खत्म हो गई है और नक्सलियों के साथ में सरकार लड़ना नहीं चाहती है, जिसका मौके का फायदा उठा करके नक्सली ये घटना दे रहे हैं। दंतेवाड़ा जिला के अरनपुर में जो नक्सली हमले में 11 नौजवानों के शहीद होने का समाचार मिला है, ये समाचार अत्यंत हृदय विदारक है, दुखद है। और इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं वीर शहीदों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।